हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थर्ड क्लास है। पहली क्लास में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी मैराथन लेके पूरा कर दिया। सेकंड क्लास में नैनो टेक्नोलॉजी पूरी हो गई और थर्ड क्लास आज जो करेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी की करेंगे। आपके सिलेबस में नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और इन्वायरमेंट इकोलॉजी 6 सेक्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 2 पूरे हो गए, थर्ड आज हो जाएगा। उसके बाद जनरल साइंस के कुछ टॉपिक बचेंगे। आप लोग क्लास को अच्छे से इसको यूज कर रहे हैं, इसका फ़ायदा ले रहे हैं, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और आज जो बात करेंगे वो करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। सबसे पहले आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो 2 सोर्स अपन लेंगे। एक मेरे जब मैं IAS की तैयारी कर रहा था तो वाजीराम के खुद के नोट्स हैं, और दूसरा NCERT क्लास 12th जो है उसका टॉपिक नंबर 12वां है, वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में बताता है। इन दोनों को कंबाइन करके मैं आपको कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। हालांकि पेपर मोस्टली NCERT से आपका आ जाएगा। दूसरा ये कि ये जो टॉपिक आज पढ़ेंगे ये प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है, दोनों जगह काम का है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता इसमें तो आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे। देखिए, बहुत देसी तरीके से इसको अपन सीखने का प्रयास करेंगे। आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको हर मिनट लगेगा कि अब क्या नया बताने वाले हैं, उस तरह से इस टॉपिक को करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, या फिर इसको हिंदी में लिखवा देता हूँ जैव प्रौद्योगिकी। अब ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इसमें कुछ नहीं पता। आपके सामने जो शब्द लिखा है आपने इसको जीवन में पहली बार देखा कि ये है क्या। यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। पहले मैं बताऊंगा 1 मिनट में आपको कि ये असल में क्या है। आपके लिए तो ये कोई घोड़ा भी हो सकता है, कोई हाथी भी हो सकता है। जिन लोगों को नहीं पता है, हो सकता है कुछ लोग बायोटेक्नोलॉजी से MSc हैं, उनको तो फिर क्या पढ़ाना, वो तो खुद ही बहुत आगे निकले हुए हैं। जैव का मतलब, अभी मैं देसी भाषा में समझाऊं, इसका मतलब होता है जीवित प्राणी। अभी आप लिखेंगे नहीं इसको, बस केवल समझेंगे जीवित प्राणी। और प्रौद्योगिकी का मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब जीवित प्राणियों पर कुछ टेक्निक लगाना। नहीं लिखे हैं इसको तो भी चलेगा, और अभी आप इसको समझ ले तो भी, क्योंकि टेक्निक लगाना सही नहीं लिखा मैंने, केवल आपको समझाने के लिए। मान लो कोई आपके गांव में कोई खेत में व्यक्ति बैठा हुआ है और वो ये पूछे कि ये बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, या घर पे कोई छोटा बच्चा वो पूछे कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या असल में, उसको ये कहना कि देखो जैव का मतलब होता है जीवित प्राणी, और प्रौद्योगिकी का मतलब उस पर टेक्निक लगाना, उस पर टेक्नोलॉजी करना। आप कैसे? जीवित प्राणी में ह्यूमन बींग्स तो आएगा ही, इंसान तो आएंगे ही, पशु जानवर भी आएंगे और पेड़ पौधे भी आएंगे। ये सारे जीवित प्राणी होते हैं, सजीव होते हैं। सजीवों पे आप जो टेक्नोलॉजी लगाते हैं, उसमें कार्यस्थानी करते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। कार्यस्थानी किस किस पर हो सकती है? मान लो मेरे बॉडी में एक फुंसी हो रखी है, फोड़ा हो रखा है, और उसको आप टेक्निक लगा के उस फोड़े को वहाँ से चीरा लगा के बाहर निकाल देते हैं, तो 1 मिनट के लिए आप समझो ना कि ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है। इसका मतलब होता है एक जीवित प्राणी पर आप जो भी कुछ करते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी है। आप कहना सर इसको तो फिर ऑपरेशन ही बोल देंगे। उसको ऑपरेशन क्यों नहीं बोलते? आपका फोड़ा निकाल रहे बाहर। किसी जीवित प्राणी के साथ छेड़छाड़ अगर करेंगे तो कोई नया प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए करेंगे, ऐसे तो आपको मजा आएगा नहीं। इसलिए इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है कि कोई विशेष प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए जो जीवित प्राणी है उनमें छेड़छाड़ करना। जैसे मान लो किसी के दिमाग में है कि ये जो गाजर है ये होती है लाल और मूली होती है सफ़ेद, ऐसा करते गाजर को बना देते वाइट और मूली को बना देते हैं रेड। क्या ऐसा संभव है? उसी का नाम बायोटेक्नोलॉजी है।
इसका मतलब गाजर और मूली पे आपने कारस्तानी करी। अब गाजर में कोई ऐसा जीन होगा जो उसको लाल रंग देता है, उस जीन को निकाल लिया, उस जीन को मूली में डाल दिया, मूली वाला वाइट जीन का निकाला और गाजर में डाल दिया। ये जो इधर से काटना इधर जोड़ना, इधर से काटना इधर जोड़ना, इंसान में किसी की हाइट लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी का रंग सांवला होता है, किसी का रंग गोरा होता है, किसी का रंग गेहुआ होता है, किसी के बाल घुंघराले होते हैं, किसी के बाल स्ट्रेट होते हैं। उन दोनों को कारस्तानी करना कि देखो तेरे घुंघराले बाल स्ट्रेट करेंगे, मेरे बाल घुंघराले बना देंगे और तुम्हारे बाल स्ट्रेट कर देंगे। ये सारी जो कारस्तानी आप करते हैं वो सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी है। पर ऐसे मज़ा नहीं आता कि इसके बाल ऐसे कर दिए, इसके बाल ऐसे कर दिए ना। ये कोई विशेष प्रोडक्ट आप प्राप्त करने के लिए, अपने लाभ के लिए इनमें छेड़छाड़ करना, ये बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी है। तो पहले एक दिमाग में इमेज ये बनानी है, घर पे किसी बूढ़ा आदमी आपको पूछे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या, तो आप कहना जो जीवित प्राणी है। जैसे आपने एक लकड़ी का गुटका उठाया, एक लोहे का गुटका उठाया, दोनों को जोड़ दिया, कुछ बना दिया, वो क्या बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी है? नहीं। क्यों? कि जीवित नहीं है ना भाई। लोहा और आपने तो एक लकड़ी के गुटके को जोड़ा है, लकड़ी का गुटका लिया, उस पर लोहे की कील लगा के कुछ अजीब टाइप की संरचना बना दी, नया प्रोडक्ट बना दिया, पर वो बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि वो तो जीवित है ही नहीं कोई सा भी। अगर ऐसा ही आप जीवित के साथ में करते तो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती। मेरे हिसाब से एक टर्म आपके दिमाग में बैठी होगी। एक बात, इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं, आपको जानकर सरप्राइज होगा और परीक्षा में फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। सबसे पहले इस टॉपिक में पढ़ेंगे अपन इसकी परिभाषा और अर्थ, परिभाषा, अर्थ और इस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वैज्ञानिक का नाम। यहां से सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ सकता है, वो पूछेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मीनिंग एंड द साइंटिस्ट हु कोइंड दिस वर्ड बायोटेक्नोलॉजी। साइंटिस्ट का नाम, इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशन, ये तीन चीज पढ़ेंगे पहले। फिर बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे कि असल में कारस्तानी होती कैसे है, कितना इंटरेस्टिंग है। मेरे जो बाल स्ट्रेट हैं, किसी जीन को उठाया और किसी साउथ अफ्रीका के व्यक्ति में डाल दिया, उसके बाल घुंघराले थे, वो बाल ठीक होने लग गए, वो बाल स्ट्रेट हो गए। कितना इंटरेस्टिंग है। कैसे इसको जीन को निकालेंगे, कैसे पहचान करेंगे, कैसे लेके जाएंगे, कैसे उसमें डालेंगे, ये प्रक्रिया मैं आपको लाइव दिखाऊंगा यहाँ पे। तो इसका मतलब दूसरा यहाँ पे पढ़ेंगे प्रक्रिया, व्हाट इज प्रोसेस, और इसको मेथड भी बोलते हैं, इसको स्टेप भी बोलते हैं। स्टेप 6 चरण है टोटल, 6 के 6 चरण मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और आप इनको सीख भी जाएंगे। अब जब आपने प्रक्रिया पूरी कर ली तो फिर आप क्या प्राप्त करेंगे, इससे प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे, उत्पाद प्राप्त करेंगे। तो जो प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, इसके एप्लीकेशन या इसके अनुप्रयोग, अब मैं आपको वहां पे सिखाने वाला हूं कि एग्रीकल्चर में, कृषि में कौन कौन से प्रोडक्ट इसके आ रहे हैं, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं या क्या यूज है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या यूज है, और अदर और भी बहुत सारे क्षेत्र उद्योग। मेनली अपन को 2 सेक्टर देखने हैं जो एनसीईआरटी में खास मेंशन किए हुए हैं, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको, और वाइट बायोटेक्नोलॉजी भी। इतना करने के बाद ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द नेम और साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द नेम बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी स्टेप, we will discuss 6 steps of biotechnology through you can get your product, and last one is if you first you completed your step, then you reach the particular product which we can categorize into various category like as agriculture, industry, medical science। यहाँ पे ये ऐसा करके डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले शब्द को समझ में लिया आपने, जैव का मतलब जीवित प्रौद्योगिकी, मतलब उस पर टेक्नोलॉजी लगाना और नया प्रोडक्ट प्राप्त कर लेना।
अब शुरुआत करते हैं इसकी परिभाषा और अर्थ की। परिभाषा परीक्षा में आए तो आपको ये वैसे मेंस में आएगी, प्री में नहीं आएगी कभी भी, कि बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा लिखिए। आपके आरएस मेंस में 15 शब्द का सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको ये बताएंगे कि कोई विशेष उत्पाद या उत्पादों को विकसित करने के लिए, मैं लिखवा देता हूँ बोल के, अगर आप लिखना चाहो तो लिखो इसको, किसी विशेष उत्पाद या उत्पादों को प्राप्त करने या बनाने के लिए जीवों मतलब लिविंग्स, जीवों तथा जीवित प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। टू गेट स्पेसिफिक प्रोडक्ट यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग सिस्टम। स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्राप्त करना है, इसके लिए आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम होता है उसका आप यूज कर ले, ये बायोटेक्नोलॉजी है। परीक्षा में कभी काम की नहीं है प्री के हिसाब से। ये मैंने क्या लिखा है, अभी शब्द को देखो कि विशेष उत्पाद, ये आपको समझ में आ गया। अब एक कोई प्रोडक्ट प्राप्त करना अपन को, इसके लिए किसका यूज किया आपने, जीवों का या जीवित प्रणाली है की बात है। ये दो स्टेप है, आपको विशेष प्रोडक्ट प्राप्त करना है और जीवों का यूज करना है, ये बायोटेक्नोलॉजी है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा, यहां से नहीं पूछेगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोटेक शब्द किसने दिया, बायोटेक्नोलॉजी शब्द वर्ड किसने दिया। ये वर्ड दिया कार्ल इरेकी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल इरेकी। कार्ल इरेकी हु इज द साइंटिस्ट coined द नेम बायोटेक्नोलॉजी और डिस्कवर्ड द नेम बायोटेक्नोलॉजी। यहां तक मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, बायोटेक्नोलॉजी के का वर्ड का यूज किसने किया। कार्ल इरेकी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसका वर्ड यूज किया, ठीक है। अब आपको ये समझना कि असल में ये टेक्नोलॉजी कार्य कैसे करते हैं, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो अब देखेंगे इसको, बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए ये कार्य कैसे करती है। यहां से आपके प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है, बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप क्या बताएंगे, कार्ल इरेकी ने किया। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आ सकता है। और दूसरा पूछ सकता है आपसे कि बायोटेक्नोलॉजी में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो, आपको ये थोड़ा सा जान लेना है कि ह्यूमन की जो बॉडी है, मनुष्य का जो अपना जो शरीर है, अपना हो जो भी जीवित प्राणी है, वो बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से बने होते हैं। सेल होती है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। वहां तक नहीं जाएंगे। आप ऐसा समझे कि मनुष्य का शरीर बहुत छोटी छोटी सेल कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है, देखिए, कोशिकाओं से। ठीक, इसका मतलब एक ह्यूमन का बॉडी है, मनुष्य का शरीर हो, कोई जानवर हो, वो किससे बना होता है, सेल कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, एक कोशिका को लेते हैं अपन कैसे भी, इस एक कोशिका को अपन ने ले लिया, ये कोशिका है। अगर इस लाइन को समझ गए तो आपकी बहुत सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। मनुष्य का शरीर किससे बना होता है, कोशिका से। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, वो जो जानवर है
मनुष्य, उसके जीन स्तर पर आपको परिवर्तन करना है तो नया प्रोडक्ट बनेगा, उसमें छेड़खानी करनी है। वो छेड़खानी कहाँ पे करेंगे वो देखना है। ये आपने कोशिका देखा, कोशिका के बीच में केंद्रक होता है, ये आपको पता होगा, इस बात का नहीं पता तो मैं बता देता हूं। सेल, कोशिका, ये कोशिका ले ली। कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस। अभी तक दो चीजें समझो कि मनुष्य का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है और कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। इस केंद्रक में बहुत ध्यान से देखना, इधर इस केंद्रक को बाहर निकाल लेते, इधर ये केंद्रक अपने बाहर निकाल लिया, न्यूक्लियस, समझो इसको। इस केंद्रक पर बहुत सारे ऐसी धाग्यनुमा संरचना पाई जाती हैं। इनको बोलते गुण सूत्र। धागा तो सूत्र हो गया, इनको बोलते गुणसूत्र। और असल में अगर किसी एक गुणसूत्र को पकड़ के सीधा करते हैं ऐसे, ये बहुत लंबा होता है, तो इस गुणसूत्र को पकड़ते हैं, गुणसूत्र को बाहर निकाला, ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र ये डीएनए से बना होता है। इसका मतलब आपको क्या मिल गया? अब डीएनए मिल गया, डीएनए डबल हेलिक्स डीएनए लिख देता हूं। और इस डीएनए को देखेंगे तो डीएनए किससे बना होता है? डीएनए जीन से बना होता है। तो डीएनए का पर्टिकुलर कोई खंड आप लेते हैं तो यहाँ पे जीन होते हैं, ये जीन। ये मारवाड़ी में समझा रहा हूँ, इसे देसी तरीका है नहीं। साइंस का अगर कोई डॉक्टर इस क्लास को देखेगा तो मर जाएगा कि ऐसे कोई कैसे पढ़ा रहा है, पर आपको सीखना इस बात को। देखो मैं वापस बताता हूँ। सबसे पहले सेल, मनुष्य का शरीर है। मनुष्य का शरीर बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। जैसे पहले सेल बनता है, उसके बाद में ऑर्गन बनेगा, और टिश्यूज बनेंगे, टिश्यू के बाद में ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम। पहले होता है शरीर। देखो पहले सेल, कोशिका, कोशिका से टिश्यू, उत्तक, उत्तक से बनेगा अंग, और अंग से बनेगा शरीर। तो पहले शरीर होता है, फिर अंग होता है, फिर उत्तक बनेंगे, और उत्तक किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। यहां तक आपको आना ही नहीं है, इधर आ जाओ। कुछ सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, अगर आप 1 मिनट में सीख जाए तो। मनुष्य का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैंने कोशिका को पकड़ा, ये कोशिका, ऐसी हजारों कोशिका आएंगे तो शरीर बन जाएगा। इस कोशिका को पकड़ के देखा तो इसके बीच में आपको क्या दिखा? एक केंद्रक दिखा, न्यूक्लियस, केंद्रक। उस केंद्र को पकड़ के आपने बाहर निकाला, और केंद्र को अगर आपने इंप्लीफाई करके देखा तो केंद्र में से आपको बहुत सारी संरचना दिखी, धाग्यनुमा। आपने कहा यार धागा किसका? उस धागे को बाहर निकाला, देखा ये धागा रहा। अरे यार ये धागा तो असल में धागा खुद डीएनए से बना होता है। ये धागा असल में डीएनए है, और डीएनए के ऊपर ये डीएनए की जो संरचना है इस पर जीन होता है। और एक व्यक्ति में, एक मनुष्य में ये जो जीन है, ये जो जीन, ये सारे आनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। आपके सामने जो इंसान खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा है, इसके बाल से लेकर और नाखून तक हर एक चीज जीन के द्वारा तय होती है। आपकी आंखें कैसी हैं, आपका नाक कैसा है, आपका कलर कैसा है, आपके बाल काले हैं वाइट है कैसे हैं, आपका शरीर का स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी हाइट कितनी है, ये सारा सब कुछ किसके द्वारा तय होता है? एक जीन के द्वारा। इसका मतलब हर एक जीन एक लक्षण के लिए उत्तरदायी है। समझ में आ गया? इसका मतलब मेरे अगर बाल काले हैं तो यहां पे कोई सा जीन ऐसा है जो मेरे काले बालों के लिए उत्तरदायी है। और अगर इस जीन में कुछ आपने मॉडिफाई कर दिया और व्हाइट वाला जीन डाल दिया तो मेरे बाल व्हाइट हो जाएंगे। और अगर जिस व्यक्ति के बाल घुंघराले हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा जीन है जो उसके बालों को कैसा बनाता है? घुंघराला बनाता है। इसका मतलब आपको अगर किसी व्यक्ति में कारस्तानी छेड़खानी करनी है, मैंने आपको बताया, तो इस जीन की छेड़खानी कर दो। भाई एक लंबा आदमी है, बोले कैसे पता लगा? बोले इस आदमी ये कोशिका से बना होता है, इस आदमी की कोशिकाएं हैं बहुत सारी, इसमें कोशिकाएं, कोशिका के बीच में केंद्रक होता है। बोले ठीक है। इस केंद्र को देखा तो इस केंद्र में गुणसूत्र, और गुणसूत्र डीएनए, डीएनए के ऊपर जीन। इसका मतलब यहाँ पे ऐसी एक चीज मिली जो पता लगा कि ये जो जीन है इसकी हाइट लंबी बनाने के लिए कारगर है। इस जीन को ऐसे काटो, यहाँ से उठाओ और उस व्यक्ति के पास ले जाओ जिसकी हाइट कम है, और उस वाले छोटी वाली हाइट वाले जीन को तो हटा दो और ये लंबी हाइट वाला जीन डाल दो, उस व्यक्ति की हाइट बढ़ने लग जाएगी, व्यक्ति की हाइट बढ़ जाएगी। कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है ये।
ये केवल हाइट को लेकर ही नहीं है, ये सुंदरता को लेकर है। ये कोई कहता है कि साहब मुझे तो मेरी आंखें ब्लू चाहिए, तो कोई ब्लू आंखें वाली लड़की को ढूंढो आप, या लड़के को ढूंढो उसकी आंखें ब्लू हैं, उसको पकड़ो, उसमें वो जीन देखो जो उसकी, अब ये आसान नहीं ऐसे थोड़ी कि जीन देख लिया। ये जीनोटाइप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो ये पता लगाएगा कि अपना कौन सा जीन कौन से लक्षण के लिए उत्तरदायी है। पर अभी आप वैज्ञानिकों का काम है, आपका नहीं है। वो देखेंगे कि अच्छा ये जो ब्लू आंखों के लिए जो जीन है ये तो ये है, इसको निकाला और इसकी बहुत सारी रेप्लिकेशंस किए और 50 लोगों में उस जीन को डाल दिया, 50 लड़कियों में। वो 50 लड़कियों की आंखें कैसी हो जाएंगी, मान लो ब्लू हो जाएंगी। इसका मतलब वो जो जीन है, जीन के स्तर पर परिवर्तन, कोई छोटा मोटा परिवर्तन नहीं है, उस जीन के स्तर तक जाकर परिवर्तन करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इसी का नाम बायोटेक्नोलॉजी है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं दूसरी चीज से समझाता हूं। जैसे अब मैंने लिया गाजर, गाजर आपको पता बोले साहब गाजर को खाने से आपको विटामिन ए मिलता है। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसा जीन है उस गाजर में जो किसके लिए उत्तरदायी है, विटामिन ए के लिए, मतलब कैरोटीन के लिए उत्तरदायी है। उसको यहां से निकाल लिया मैंने उस जीन को, और आपने ले जा के डाल दिया मान लो खरबूजे में। खरबूजे वाले जीन में, खरबूजे वाले सेल में आपने इस जीन को यहां पे ले जाके इंसर्ट कर दिया। अब सारे खरबूजे विटामिन से युक्त हो जाएंगे। इसको आपने ले जाके डाल दिया गेहूं के बीज में, गेहूं में, तो अब सारे सारे गेहूं विटामिन से युक्त हो जाएंगे। गेहूं भी खाओ, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा और आपको विटामिन भी मिल जाएगा। इसी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। तो क्या समझे आप? इसको मैं पूरा समराइज करूं तो अब आपको बता देता हूं 1 मिनट में वापस। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं अपन कि मैंने आपको बताया कोशिका, कोशिका से लेते, ये ऐसे लाइन में लिखना। बायोलॉजी में आपको मैं पूरा वापस से बताऊंगा इसको। कोशिका, कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है। इसको थोड़ा सा एक बार और देखेंगे समझ में आ जाएगा। केंद्रक, और केंद्र के अंदर धागेनुमा संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं, गुणसूत्र। और गुणसूत्र को असल में खोलते हैं तो क्या आपको पाया जाएगा, डीएनए। और डीएनए के ऊपर क्या होता है, जीन। ये मैं देखो देसी भाषा में बता रहा हूं आपको, मैंने भी कहा है ये क्लास उन लोगों के लिए जो आर्ट्स के हैं। साइंस वाले तो ऑलरेडी जिनको चीजें आ रही हैं तो अपना समय बिल्कुल नहीं खराब करें। कोशिका, केंद्रक, गुणसूत्र, डीएनए और जीन, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बदलाव आपको किस में करना है, इस जीन में बदलाव करना है। और यही कोशिका फिर बहुत सारी कोशिका एक साथ जुड़ जाएंगी तो टिश्यू बनेगा, उत्तक बनेगा, उत्तक, और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बनाएंगे और सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे, शरीर। अब देखो इधर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई क्या शरीर की, इधर देखो जीन, जीन के बाद में क्या है, डीएनए, डीएनए के बाद में गुणसूत्र, गुणसूत्र के बाद में केंद्रक, केंद्रक आपने देखा कोशिका में होता है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ये आपके काम का नहीं है, बायोलॉजी में याद कराऊंगा। पर अभी आपने क्या समझा, किसी भी जीव के जीन के स्तर पर जाकर आप बदलाव कर देते हैं तो उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। तो ये लिख लिया, इतना लिख लिया। ये शब्द आएगा परीक्षा में, ये शब्द नहीं आएगा परीक्षा में, ये केवल आपकी जानकारी के लिए था। अब बात करते हैं स्टेप की, इसकी चरणों की, जो कि परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिखिए चरण। बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप, आरएस 2013 से लेके आरएस 2018 तक मोस्टली हर बार इसके चरण से क्वेश्चन मिलता है। कौन सा वेक्टर काम में लिया जाएगा, कौन सा एंजाइम काम में लिया जाएगा, इसके असल में चरण क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या होता है, लाइगेज क्या होता है, वेक्टर के लिए किसको काम में लिया जाता है, प्लाज्मिड क्या होता है, फाज्मिड क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे अपन। तो आपको अब एक बार इस चरण पर पहुँचने से पहले एक बार और एक देसी तरीका और समझा देता हूँ। जैसे वो एग्जाम्पल लेंगे फेमस गाजर और गेहूं वाला। तो यहाँ पे गाजर है और यहाँ पे गेहूं है। इस गाजर का जो जीन है उसको कहाँ तक लेके जाना है,
गेहूं तक। इसको यहां तक आपने पहुंचा दिया तो बायोटेक्नोलॉजी पूरी हो गई। पर ये पहुंचाना ही बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप देखेंगे गाजर में कि आपको इसका कौन सा जीन चाहिए। भाई ऐसे थोड़ी है कि साहब गाजर का मान लो गाजर लंबी होती है, इसके लिए कोई एक जीन कारक है और आपने वो लंबा वाला जीन निकाल लिया, गलती से गेहूं में डाल दिया तो गेहूं के दाने फिर 1-1 फीट के होने लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सबसे पहला आपका जो चैलेंज है वो है इच्छित गुणों वाले जीन या डीएनए की पहचान करना। तो अब इसके चरण पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है डिजायरेबल गुणों वाले डीएनए जीन की पहचान। वापस आओ, ये यहां पे आपने गाजर लिया, इधर गेहूं लिया, इसका जीन आपने पहचान लिया कि साहब ये चाहिए हमें। तो पहला चरण क्या हो गया? देखो आपने इसके जो आपको ये जीन चाहिए था, इस जीन को आपने पहचान लिया, पहला चरण पूरा हो गया है। आपको पता लग गया कि साहब मुझे गाजर का ये गुण चाहिए, ये जीन चाहिए, ये डीएनए खंड चाहिए, ये टुकड़ा चाहिए। अब दूसरा चरण क्या होगा बताओ? दूसरा चरण होगा इसको यहां से काटना, इसका कट लगाना। यहां से भाई यहां से काटोगे आप, यहां से कट लगाओगे तभी तो वो टुकड़ा यहां पे लेके जाओगे। तो दूसरा चरण क्या हो गया? इसका कट लगाना। कट एक बार समझ लो, इसको कट लगा दिया। अब एक ही टुकड़ा है, इधर डालेंगे तो हो सकता है कि आपका प्रयोग सफल हो नहीं हो, इसलिए इसके बहुत सारी फोटोकॉपी कर लेंगे, जिसको पीसीआर टेक्निक बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सिस्टम रिएक्शन। तो इसका पीसीआर करेंगे तो इसकी लाखों फोटोकॉपी निकाल लेंगे आप। इसका मतलब आपका प्रयोग सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक है सफल हो गया तो भी क्या हो गया? तो पहला आपने क्या किया? इसका खंड पहचाना, फिर इसके खंड को टुकड़े को काट लिया, फिर पीसीआर से इसकी बहुत सारी फोटोकॉपी कर ली और आपके पास बहुत सारी फोटोकॉपी आ गई इसकी। अब इसको यहां से यहां तक आपको ले जाना है तो हाथ से पकड़ के नहीं ले जाएंगे, इसके लिए कोई वाहन चाहिएगा, कोई वेक्टर चाहिएगा, वाहक। इसके लिए कोई गाड़ी लेके आएंगे आप, कोई गाड़ी, तो एक वेक्टर लेके आएंगे, उस वेक्टर पे इस खंड को रखेंगे और ये वेक्टर यहां पे जाएगा और यहां पे जो होस्ट सेल थी इसका यहां से खंड का टुकड़ा काट के अलग करेंगे, क्यों हटाना है, तभी तो फिट होगा। इसको फिट करने के लिए फिर आपको किसी चिपकाना पड़ेगा, इसका मतलब कोई फेविकोल चाहिएगा आपको। सारी प्रोसेस वही है जो एक कारपेंटर करता है बेड बनाने के लिए, वो की वो प्रोसेस यहाँ पे। पहला क्या हुआ? पहला हुआ साहब आपको जो डिजायरेबल इच्छित गुण चाहिए वो डीएनए खंड को पहचानेंगे, फिर कट लगाएंगे, कट लगा के उसकी फोटोकॉपी करेंगे, फिर गाड़ी में बैठा के ले जाएंगे और वहाँ ले जाके चिपका देंगे। ये सारे चरण हो गए। चरण नंबर 1 इसकी पहचान करना, चरण नंबर 2 इसके कट लगाना, चरण नंबर 3 इसकी फोटोकॉपी करना, चरण नंबर 4 वेक्टर के माध्यम से ले जाना, चरण नंबर 5 फेविकोल से चिपका देना और चरण नंबर 6 इसका फिर संवर्धन कर लेना। जो आपने प्राप्त कर लिया इसको आप संवर्धन कर लेंगे ताकि आपको प्रोडक्ट मिल जाए। 6 चरण है, समझ में आया? एक बार और रिपीट करा देता हूं। सबसे पहले अब वो ही देख लो वापस, जैसे मान लो ये आपके पास एक टेबल है और ये आपके पास एक बेड है। इस टेबल के यहाँ पे टेबल का एक खाना यहाँ पे है, ड्रॉवर जो आपको अच्छा लग रहा है कि मैं इसको यार बेड में लगवा दूं यहाँ पे। इसका मतलब सबसे पहला क्या करेंगे, पूरी टेबल तो आप लगाएंगे नहीं यहाँ पे। उसके 3 ड्रॉवर है, मान लो 2-3 ड्रॉवर है, आप चाहते हैं कि एक ड्रॉवर ले जाके यहाँ लगा दे, तो सबसे पहले ड्रॉवर की पहचान करेंगे, ये वाला ड्रॉवर यहाँ लगाना है। तो सबसे पहला चरण क्या हो गया? इसकी पहचान करना। अब आप हो गया यार पता नहीं सही कटे या नहीं कटे, तो एक काम करते हैं 2-3 ड्रॉवर काट लेते हैं ऐसे ऐसे। तो दूसरा क्या हो गया? इसकी फोटोकॉपी कर ली, नए नए ड्रॉवर तैयार कर लिए। अब ड्रॉवर को यहाँ तक ले जाने के लिए आप तो हाथ से पकड़ के ले जाएंगे, पर ये तो बहुत सूक्ष्म है, इसके लिए कोई वेक्टर चाहिएगा।
तो वेक्टर से यहाँ तक पहुँचाया, इसका खंड काटा जहाँ पे आपको ड्रोवर लगाना है, इस पे लगाया, फेविकोल से चिपका दिया, चरण पूरा हो गया। ये है बायोटेक्नोलॉजी की स्टेप या फिर चरण। अब पहला काम पूरा हो गया, इच्छित गुणों वाले डीएनए जीन खंड की पहचान करना। पहचान कर ली, इसका मतलब अब उसको क्या करेंगे, आप कट लगाएंगे, क्या करेंगे, उसको काट देंगे। तो दूसरा क्या है इसका, कट लगाना। तो डीएनए खंड को काटना, और काटने के लिए आप काम में लेंगे रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम परीक्षा में पूछ लिया आ रहा है। इसमें मैं लिखता हूं कि डीएनए खंडों को काटने के लिए क्या काम में लिया जाएगा, तो मैं लिखता हूं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। REN रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज। एक रिस्ट्रिक्शंस एक्सोन्यूक्लिएज होता है। एक्सो अभी आपको यहाँ नहीं समझना, बस वो बाहर के स्थानों से काटता है, वो डिजायरेबल चेन से नहीं काटता है, वो जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस को नहीं पहचानता वो, इसलिए वो खंडों को जब काटेगा तो बाहर बाहर से काटता है और ये अंदर से काटता है। तो आपको डिजायरेबल काटना है तो इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज काम में लिया जाएगा, न कि एक्सो काम में लिया जाएगा। रट लो आप इस नाम को REN, कि REN है ये काटने के काम में आता है। रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज डीएनए खंडों का आपको क्या काम करने के लिए आता है, काटने के काम में आएगा। ठीक, इसके बाद आपको जो थर्ड जो चरण है, तीसरा चरण है, तीसरा चरण थोड़ा सा टफ है पर इसको समझ लो। पहला चरण क्या हुआ, इच्छित गुणों वाली की आपने पहचान कर ली। अब थोड़ा टिप साइंस की लैंग्वेज में बतानी पड़ेगी आपको। इच्छित गुणों वाले डीएनए खंड को आपने पहचान लिया, दूसरे में आपने डीएनए खंड को काट लिया। काटा किससे, REN, ये बार बार आप इसको रिपीट करेंगे रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज से। अब परीक्षा में मान लो पूछ ले कि रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लिएज से क्यों काटा जाए, जब इंटरव्यू में पूछे तो पेलोड्रोइन जो सीक्वेंस होता है वो इसका अलग अलग सीक्वेंस होता है। तो रेस्ट्रिक्शंस है वो पर्टिकुलर अंदर से, जहाँ पे आपको डिजायरेबल खंड चाहिए अंदर से काटेगा, और एक्सो आप लेंगे तो बाहर से खंडों को काट देगा। तो आपको अंदर वाला खंड काटना है तो इसके लिए REN को काम में लिया जाएगा। फिर एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से आप डीएनए खंडों को एकत्रित कर लेते हैं। तो तीसरा चरण मैं लिखवा देता हूं फिर इसको समझाऊंगा। तीसरा चरण लिखिए आप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या करता है, अब इसको आप कैसे, मैं आपको आर्ट्स की भाषा में इसको ऐसे समझाता हूँ कि जो डीएनए जो होता है, डीएनए आपने डीएनए के खंड काटे, एक अलग पेज ले रहा हूँ मैं, या इसको फिर बड़ा कर लेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पूछे कि क्यों काम में आता है, तो आपने मान लो डीएनए के टुकड़े काटे, डीएनए के टुकड़े काट लिए, डीएनए के टुकड़े काट लिए, एक काटा तो एक ही टुकड़ा, पर वो आपको ऐसे थोड़ी है कि सब पर्टिकुलर फ्रेश वहीं से कट गया और उसको ले जाएंगे, उसको आपको टुकड़ों को सीक्वेंस अरेंज में जमाना पड़ता है। इसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस एक विधि काम में ली जाती है। सब जो डीएनए होता है वो डीएनए नेगेटिव इन द चार्ज होता है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा। इसलिए आप एक एनोड की परत अगर तैयार करते हैं तो एनोड में प्लस होता है, तो एनोड की तरफ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ भाग जाएगा, और वो जब उसकी तरफ जाएगा तो जो छोटे डीएनए के खंड है वो तो बहुत फास्ट जाके चिपक जाएंगे, और जो बड़े डीएनए के खंड वो धीरे धीरे जाके वहाँ पे चिपकेंगे। इसका मतलब ये है कि वो एक ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, छोटे भाग के चिपक गए, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े। ये सीक्वेंसिंग है, आपको इसको कहीं काम में नहीं लेनी है परीक्षा में। बस इतना याद रखना कि एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से डीएनए को व्यवस्थित कर लेंगे, व्यवस्थित करने का काम करेगा ये व्यवस्थित। ये परीक्षा में नहीं आएगा, और आएगा तो इतना ही पूछेगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। मैं बहुत मारवाड़ी में बताऊं तो जो डीएनए खंड आपने काटा वो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर,
और आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो आप कुछ ऐसी दीवार तैयार कर दो उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर कि जो उस जेल में सारे डीएनए खंड आपने डाले और इधर एनोड की एक परत आपने तैयार कर दी, एनोड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, तो जाएगा जो छोटे खंड हो तो फटाफट चले जाएंगे और जो बड़े वाले खंड हो धीरे धीरे जाएंगे। तो एक ऑर्डर अरेंज हो गया, छोटे बड़े 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 बड़े, इस प्रकार से कोई काम में नहीं आएगा। इतना याद रख लो कि एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसको व्यवस्थित करने के काम में लिया जाता है। 3 चरण पूरे हो गए, पहला काटना, पहला पहचानना, दूसरा काटना, तीसरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसको व्यवस्थित कर लेना। इसको फिर इल्यूशन बोलते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट मिल जाएगा, कोई काम का नहीं है। 4th चरण में क्या होता है कि जो जीन है इसका आप पीसीआर करेंगे। पीसीआर का मतलब इसकी फोटोकॉपी करेंगे। तो 4th चरण में पीसीआर, आपने आरटी-पीसीआर का नाम सुना होगा, जो कोविड में बहुत फेमस हुई आरटी-पीसीआर। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि मान लो मेरे बॉडी में किसी पर्टिकुलर वायरस का टेस्ट करना है, अब वो वायरस बहुत कम मात्रा में, समझ में नहीं आ रहा कि वो है या नहीं है, उसका पीसीआर कर लो। पीसीआर का मतलब फोटोकॉपी कर लो, तो वो हजारों प्रतिकृति आपको दिखाई देंगी, तो आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा। तो एचआईवी जो एड्स जो होता है वो बहुत प्री स्टेज में पकड़ने के लिए पीसीआर कर लिया जाता है, कि वो प्री स्टेज में पकड़ में आ जाता है। अगर वो वायरस है तो पीसीआर के माध्यम से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि उसको आसानी से ठीक कर पाए। चौथा पीसीआर करना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको फोटोकॉपी लिख सकते हैं आप देसी भाषा में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चार चरण आपने पूरे कर लिए, अब 2 ही बचे हैं, एक ले जाना और दूसरा उधर चिपका देना। अब लिखते 5वां चरण। तो एक बार ये चारों को मैं एक बार मिटा के वापस आपको साफ साफ लिख दूं ताकि आपकी और समझ में आ जाए। देखो पहला चरण क्या था, फर्स्ट चरण। अब आप बताओ सबसे पहले क्या करना, पहचान करना, पहचान के बाद में क्या करना, काटना। और काटने के लिए आपको पूछेगा कि काटने के लिए का क्या काम में लिया जाता है, रिस्ट्रिक्शन, एंडो न्यूक्लिएज, इसको मोलिकुलर सीजर, आणविक कैंची या रासायनिक चाकू कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछे कि बायोटेक्नोलॉजी में आणविक कैंची क्या है, कैंची, कैंची यही है REN। इसके 2 नाम और हैं, आणविक कैंची, मोलिकुलर सीजर या फिर रासायनिक चाकू। ये परीक्षा में सीधा सीधा पूछेगा कि मोलिकुलर सीजर क्या होती है, कैंची REN। तीसरा, उसको आपको व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित के लिए आप जेल वाली प्रोसेस आपको बताई। चौथा आपको फिर क्या करना, उसका पीसीआर करना है। और 5वां, अब उसको आप कहीं लेके जाएंगे तो वाहक काम में लेंगे, एक जगह से दूसरी जगह वाहक, वाहक वेक्टर काम में लेंगे। वेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, वेक्टर के लिए आप प्लाज्मिड या फाज्मिड, या ह्यूमंस के लिए रेट्रोवायरस काम में लिया जाता है। तो आप प्लाज्मिड की सहायता से, प्लाज्मिड गाड़ी का नाम है यूं समझ लो, तो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, फाज्मिड, रेट्रोवायरस ह्यूमंस के लिए, और आप प्लाज्मिड लिख लो। तो प्लाज्मिड है ये वाहक का काम करेगा। और अंतिम आप ले जाके उसको क्या करेंगे, उसमें जो होस्ट सेल है उसमें आप ले जाके उसको क्या करेंगे, चिपका देंगे। ऐसा समझ लो, चिपकाना, या उसमें डाल देना, चिपकाना। और ये लाइगेज एंजाइम की सहायता से, लाइगेज फेविकोल कहलाता है, लाइगेज, लाइगेज से इसको क्या कर देंगे, चिपका देंगे, चिपकाना। अब मैं बता देता हूँ कि परीक्षा में क्या क्या पूछेगा। मुझे पता आपको बोर कर दिया इस टॉपिक ने, अभी याद कर लेते हैं। असल में तो ये टॉपिक पूरा हो गया, 1 घंटे का और बचा है। ये परीक्षा के लिए 8 सवालों के लिए पूरा हो गया। मैं बता देता हूँ, परीक्षा में या तो जो बता रहा हूँ पूछेगा वरना पूछेगा ही नहीं। देखो पहली बात वो पूछेगा कि बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया में किसी भी डीएनए खंड को
इच्छित स्थान से काटने के लिए क्या काम में लेता है? REN, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये काटने के काम में आता है, इसलिए इसको मोलिकुलर सीजर या फिर रासायनिक चाकू कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वाहक के रूप में, वेक्टर गाड़ी के रूप में किसको काम में लेता था? प्लाज्मिड को काम में लेता था, फाज्मिड को भी काम में लेता था, रेट्रोवायरस को भी काम में लेता था ह्यूमंस के लिए। तो आप प्लाज्मिड याद रखेंगे। आप समझना प्लाज्मिड गाड़ी है जिसपे बैठा के आप इसको लेके जाएंगे। और अगले वाले के पास ले जाके पूछेगा कि चिपकाना, फेविकोल का काम कौन करता है? लाइगेज। लाइगेज एक एंजाइम है जो कि चिपकाने का काम करता है। अगली सेल में ले जाके आप उसको चिपका दिया, आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। हो सेल में आ गया, हो सेल में आ गया तो उसका आप क्या कर लेंगे? समर्धन कर लेंगे, समर्धन। अब आप ये कहोगे यार ये हमारे समझ में नहीं है, क्या बताया आपने? तो 3 लाइन लिखवाता हूँ, रट के चले जाओ, वो लिखवा देता हूँ। एक छोटी सी हेडिंग लो, टूल, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ बायोटेक, या ऐसे लिख लो हिंदी में, टूल। कौन कौन से टूल काम में लिए जाते हैं? उन 2-3 टूल के नाम लिखाता हूं, परीक्षा में वो आ जाएंगे जो मैंने लिखवा भी दिए हैं। पहला टूल याद रखना है आणविक कैंची। दूसरा आपको याद रखना है वाहक वेक्टर। और तीसरा याद रखना है फेविकोल, फेविकोल। ऐसे तो इलेक्ट्रोफोरेसिक जेल भी होता है, पर 3 याद रखना है। अब बताओ कैंची क्या थी? कैंची का नाम बताओ, रेन। रेन, रेन ऐसे रट लेना, रेन, REN। रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंधित, एंडो अंदर से, एन न्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। वाहक वेक्टर के लिए क्या काम मिल जाता है? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ये गाड़ी का नाम है, प्लाज्मिड कोई गाड़ी है। और फेविकोल के लिए क्या काम मिल जाता है? लाइगेज, लाइगेज। ये लो, ये पढ़ के चले जाओ परीक्षा में, यहाँ से तो यही आएगा। चरण पूछे तो 6 चरण या RS में पूछा हुआ जो मैंने आपको बता दिया। ये तो अंधा भी बता देगा, पहले काटेंगे एक, पहले जोड़ेंगे, पहले काटेंगे, पहले ले जाएंगे एक, पहले जोड़ेंगे, पहले ले जाएंगे और फिर ले जाके जोड़ देंगे, फिर उसका संवर्धन कर लेंगे। ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट कि असल में है क्या। वैसे NCERT में और अच्छे से डिटेल से समझाया, पर वो डिटेल आपके क्या काम की। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो देखेंगे, वो है एप्लीकेशन फॉर बायोटेक्नोलॉजी। इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पे काम में लिए जाते हैं, ये मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा बताना आप लोगों के लिए काम का नहीं है। एक चीज़ और अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जो मैंने आपको PCR बताया ना, PCR, PCR इसको डिस्कवर किसने किया, खोजा किसने? केरीमुलस ने, केरीमुलस। और केरीमुलस को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है PCR के लिए, बहुत बड़ी बात है। इसने फोटोकॉपी बताई कि कैसे ह्यूमन के जो ये जो आप जीन लेते हैं उसको फोटोकॉपी किस प्रकार से किया जाता है। और PCR टेक्नोलॉजी बहुत फेमस रही कोविड के समय में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और परीक्षा में ये पढ़ के चले जाना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इससे और या इससे। बस पहचानना, काटना, जेल, PCR, वाहक, चिपकाना, 5-7 बार बोलोगे याद हो जाएगा। साहब पहला पहचानना, किसी को पहचाना, काटा, काट के फोटोकॉपी कर ली, खंडों को व्यवस्थित कर लिया, गाड़ी में बैठा के ले आए, अगले के यहाँ चिपका दिया, यही चरण है। ये नाम थोड़े याद रखना है, प्लाज्मिड ऐसे याद करना, प्लाज्मिड, मिड का मतलब प्लाज्मिड कोई गाड़ी है, प्लाज्मिड है। लाइगेज, लाइगेज से लाई की ध्वनि आ रही है, मतलब कुछ चिपकाने की ध्वनि आ रही है लाइगेज में। REN, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ये REN ये काटने के काम में आता है। बस ये 3 नाम याद रखने, REN, प्लाज्मिड, लाइगेज, ये याद रख लेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाना चाहिए परीक्षा में। अब नेक्स्ट बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। हेडिंग लगाओ, एप्लीकेशंस फॉर बायोटेक्नोलॉजी। ये देखो मेंस में क्वेश्चन आए ना, ये तो आप कैसे करना है, आपको ये 50 शब्दों में पूछे तो इसको बीच में ले आना, 8 लाइन मिलेंगी,
सीधा सीधा क्या लिखना है, जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग बीच में हेडिंग ऐसे। ये भी इंटरेस्टिंग है। अनुप्रयोग में सबसे पहला लिखेंगे आप एग्रीकल्चर, कृषि, फिर लिखेंगे चिकित्सा, फिर लिखेंगे उद्योग, फिर लिखेंगे ओशन, समुद्र, फिर कुछ अन्य लिख देंगे, अदर्स, अन्य। मेंस में आए तो ऐसे लिखना है। फिर इनके एप्लीकेशन एक एक मैं आपको बताता हूँ। अभी प्री के लिए काम का, मेंस में वापस पढ़ाऊंगा इन टॉपिक्स को मैं मेंस के हिसाब से, तो अभी प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब अपन पहले से लेते हैं कि साहब इसके मेडिकल साइंस में क्या क्या यूजेज है वो देख लेते हैं अपन। चिकित्सा में हेडिंग हो बोले चिकित्सा में क्या क्या काम में लिया जा रहा है। चिकित्सा में चिकित्सा इसको बोलते हैं रेड बायोटेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन पूछे कि रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या है। भाई चिकित्सा में तो खून ही निकलता उधर, तो इसलिए रेड बोलते हैं इसको, रेड बायोटेक। आपने स्टेम सेल का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले लिखो स्टेम सेल। स्टेम कोशिका लिखता हूं, आप शायद समझ जाएंगे। देखो आप वापस देसी भाषा पे, स्टेम सेल्स वैसे बेसिकली 4 टाइप की होती हैं, जिसमें टोटीपोटेंट आएगा, प्लूरीपोटेंट आएगा, मल्टीपोटेंट आएगा और यूनिपोटेंट आएगा। 4 टाइप होते हैं। पर यूँ मान के चलो कि स्टेम सेल उस गिल्ली मिट्टी की तरह है जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं। गिल्ली मिट्टी से आप चाहें तो गिलास बना सकते हैं, इसे इस प्रकार की आकृति, आप चाहें तो कोई और आकृति, आप बोल बना सकते हैं गिल्ली मिट्टी से। तो स्टेम सेल, अभी स्टेम सेल पे फोकस करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए फटाफट रिवीजन करना है आपको, इसलिए। तो आप याद रखना साहब, स्टेम सेल की जो टेक्नोलॉजी है वो बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित है। और ये पूछे परीक्षा में स्टेम सेल क्या होते हैं, तो ये अविभाजित कोशिकाएं होती हैं जो शरीर के किसी भी अंग का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे की दिक्कत है, उसकी जीभ काटनी पड़ी, अब जीभ नहीं तो डल नहीं सकती। स्टेम सेल वो सेल हैं जो कि नई जीभ का निर्माण कर देंगे। तो ये मेडिकल साइंस में एक चमत्कार है स्टेम सेल। अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इतना याद रखो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है स्टेम सेल, स्टेम कोशिकाएं बना देना। और ये 4 प्रकार की होती है, इतना ही लिख लो बस, 4 टाइप की। ये इसकी थोड़ी परिभाषा लिखो। ये अविभाजित कोशिकाएं होती हैं, अनडिवाइडेड सेल्स होती है, अविभाजित कोशिका। कोशिका जो कि शरीर के किसी भी अंग, कोई भी ऑर्गन है, के निर्माण की क्षमता रखते हैं। इसका मतलब स्टेम सेल आर दो सेम अनडिवाइडेड सेल विच हैव पोटेंशियल टू मेक एनी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। अपने बॉडी का कोई भी ऑर्गन है वो बनाने की ताकत रखते हैं। इसमें पहली है टोटीपोटेंट, ऐसे लिखो टोटीपोटेंट, टोटीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट। पोटेंट का मतलब पोटेंशियल। इसके लिए अलग से टॉपिक लेंगे एक बार स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी आप क्या रखेंगे, स्टेम सेल्स हैं, ये अनडिवाइडेड सेल्स होती हैं
जो किसी भी पार्ट का निर्माण करती है। टी में क्या आता है? टी फॉर टोटल, पूरी बॉडी का निर्माण करने की क्षमता। जो प्लेसेंटा होता है जिससे नहीं, भ्रूण, भ्रूण अगर आपको पता है कि साहब जो भ्रूण होता है, जब निषेचन क्रिया होती है उसके बाद जो भ्रूण बनता है, भ्रूण, अगर आप भ्रूण सेल आपके पास हाथ में आ जाए, आपके भ्रूण की सेल, तो उससे आप पूरी बॉडी का निर्माण कर सकते हैं। प्लूरिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट एक प्लेसेंटा को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट अपने शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। और यूनिपोटेंट ये किसी एक पार्ट का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। क्या है, कैसे है, लाभ क्या है, हानियाँ क्या है, अमेरिका ने इसको क्यों बैन कर रखा है, रिसर्च क्यों नहीं हो रहे हैं या रिसर्च क्यों चल रहे, सारा बाद में इसको पढ़ेंगे जब स्टेम सेल का अलग से मेंस में टॉपिक ले लेंगे। पर बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या हो गया? एक स्टेम सेल, दूसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो दूसरा लिखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एलेक्स जेफ्रीज, जेफ्रीज। और भारत में प्रोफेसर लालजी सिंह। ये एलेक्स जेफ्रीज है, ये इसके जनक हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। और भारत में इसके पिता कौन है? प्रोफेसर लालजी सिंह। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेंगे अपन, इसके बाद में जो नेक्स्ट लेंगे वो लेंगे कि एग्रीकल्चर के फील्ड में और क्या क्या कार्य इसे किया जा रहा है, मतलब कृषि के क्षेत्र में इसे क्या किया जा रहा है। या फिर एक आध अगर आप लिखना चाहो तो मैं और लिखवा देता हूँ। एक है तो एनसीईआरटी में दिया हुमुलिन, तो लिखो हुमुलिन। ये आरएस में क्वेश्चन आ चुका हुमुलिन के बारे में। ये क्या है? कृत्रिम इंसुलिन है, आर्टिफिशियल इंसुलिन। किसने बनाया? अमेरिका की कंपनी एली लिली ने। तो ये मुझे पता आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में आ रही है, पर कुछ चीज़ें अपन को अब रट लेते हैं, रट ऐसे लेते हैं कि साहब हुमुलिन क्या है। तो हुमुलिन आप कहना ये इंसुलिन का कृत्रिम रूप से इंसुलिन बना लिया गया। अब वो चेन रिएक्शन ए, चेन रिएक्शन बी, इन दोनों से बनाया गया। इकोलाई बैक्टीरिया का यूज, पर वो भी एक बार काम का नहीं है। एक बार परीक्षा के लिए एक एक लाइन रट के चले जाओ ताकि आपका पेपर निकल जाए। किस कंपनी ने बनाया? अमेरिका की कंपनी एली 1983 में। तो आप जो इंसुलिन की गोलियां खाते हैं, पहले इंसुलिन आप पता है पेनक्रियाज से होता है, तो ये बहुत सारे पिग सूअर है, कई जानवरों को मारते थे, फिर उनसे इंसुलिन प्राप्त करते थे, फिर इंसुलिन की गोली बनती थी। अब ये कृत्रिम रूप से मिलने लग गया, संभव हुआ केवल बायोटेक्नोलॉजी की मतलब मदद से। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हुमुलिन बनाया गया, इसका नाम कृत्रिम इंसुलिन है। और ये अमेरिका की कंपनी एली लिली 1983 में चेन ए, चेन बी, फिर इकोलाई बैक्टीरिया से उसको रिप्लिकेट करवाया गया। चेन सी का यहाँ पे महत्व नहीं होता है, दोनों चेन्स को आपस में जोड़ दिया गया। प्रोसेस में नहीं जाना, एक बार बस इतना देख लो। हिमोलिन ये कृत्रिम इंसुलिन है। आपको प्रश्न पूछे हिमोलिन क्या है तो बताना कृत्रिम इंसुलिन है। किसने बनाया? अमेरिकी कंपनी ने, कंपनी का नाम एली लिली ने। अब ये कृत्रिम इंसुलिन बनने लग गया, किससे संभव हुआ? बायोटेक्नोलॉजी से। अब लिखो अगला जीन थेरेपी, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में आपको पता है कि साहब बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं कई लोगों का, बहुत सारी आनुवंशिक डिजीज होती है तो वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट से संभव पाती है। इसके आगे आप ऐसा लिख लो कि ये डिजीज रोग वाले में पढ़ेंगे ताकि आपके दिक्कत नहीं आए। कि जब भी डिजीज टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजी वाला, तब आपको मैं बताऊंगा कि जेनेटिक डिजीज क्या होती है, आनुवंशिक बीमारियां क्या होती हैं,
वायरस जनित रोग कौन से होते हैं, बैक्टीरिया जनित रोग कौन से होते हैं। तो उसमें अपन ये पे देखेंगे कि जीन थेरेपी किस प्रकार से संभव हो पाई है। अब अपन देखेंगे कि एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज है। ये परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। 2 एग्जाम्पल बताऊंगा परीक्षा के लिए, बहुत बहुत काम के, लिख लो इनको। अब लिखो एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में। एक बार वापस से आ जाओ पीछे, इधर देखिए। ये देखो, एक बार आराम से जितना पढ़ा है उसको एक बार देख लो 2 मिनट। उसके बाद में 10 मिनट का और बचा है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे हुआ। इससे आपको एक एग्जाम्पल परीक्षा में मिल जाएगा। बहुत फास्ट करवाया आज मैंने इसको। परिभाषा, बायोटेक्नोलॉजी शब्द का यूज किसने किया? कार्ल इरेकी ने। कार्ल इरेकी मतलब इराक वाले लोग हैं, इरेकी लोग, वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इरेकी, कार्ल इरेकी है क्या? जो जीवित जानवर है उस पर देखो कारस्तानी कर रहे हैं, किसी का काट रहे, कहां पे जोड़ रहे हैं। ये एक प्रक्रिया आपको बताई मैंने। शरीर होता है वो अंग से मिलकर बना होता है, अंग ऊतक से मिलकर बना होता है, ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्र में गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पर धागेनुमा संरचना डीएनए, तो इस पर जीन होता है। तो जीन सबसे छोटी इकाई है, मतलब छोटी इकाई जो आनुवंशिक लक्षणों के उत्तरदायी है। अब आपको सबसे पहला पढ़ना है कि साहब ये जो बायोटेक्नोलॉजी, इसके चरण कितने हैं। तो बताओ कितने चरण है इसके? 6। पहला चरण क्या होता है? इच्छित जो आपको चाहिए डीएनए खंड, उसको वहां से आप क्या करेंगे, उसको पहचान कर लेंगे। उसके बाद में आपने पहचान कर ली उसकी, तो आप उसको क्या करेंगे, काटेंगे। काटने के लिए आप क्या लेके आएंगे? REN, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसको मोलिकुलर सीजर, आणविक कैंची या फिर रासायनिक चाकू कहा जाता है। आपने उस टुकड़े को, खंड को आपने क्या कर लिया, काट लिया। काटने के बाद में इसको व्यवस्थित करना आपको। तो व्यवस्थित के लिए आपको मैंने जेल प्रोसेस बताया, उसमें आपको बताया डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव तो भाग के व्यवस्थित हो जाएगा। फिर इसका आपने क्या कर लिया, PCR कर लिया, बहुत सारी फोटोकॉपी कर ली। PCR का आप जरूर याद रखना है कि PCR इसलिए किया जाता है ताकि आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर RT-PCR, आपने कोविड में नाम सुना होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस, RT, फिर PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर आपको गाड़ी में बैठा के उसको लेके जाना, तो आपको वेक्टर वाहक चाहिएगा। उसके लिए मैंने आपको प्लाज्मिड बताया। अगली जगह ले जाके उसको क्या करेंगे, छोड़ के चिपका देंगे। तो लाइगेज की सहायता चिपका दिया। एक चरण पूरा हो गया बायोटेक्नोलॉजी स्टेप्स का। अब दूसरे चरण में इसके एप्लीकेशन देखेंगे, अनुप्रयोग कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका खूब बड़ा यूज किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र के एग्जाम्पल मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल बताए, एक एक एग्जाम्पल को देखो, वापस बताऊँ आपको। सबसे पहले स्टेम सेल। स्टेम सेल बस आप दिमाग में इतना याद रखना कि कुछ शरीर की कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनसे या तो पूरा शरीर बन जाए, या उन कोशिकाओं को आप अलग निकाल कर, जैसे कान बनाना है, किसी का कान कट गया, कान बनाना है, तो स्टेम सेल से संभव है। ये बायोटेक्नोलॉजी से संभव है। इस पर विस्तार से वापस कभी चर्चा करेंगे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में। फिर मैंने बताया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अपराध हो जाता है, तो आपको पता है कि फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है कि साहब मान लो किसी को गोली मारी तो बंदूक वहीं पे रह गई, तो बंदूक पे फिंगरप्रिंटिंग, तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट प्रोसेस जो है, उससे आप क्या देखते हैं कि साहब पर्टिकुलर डीएनए खंडों को व्यवस्थित करने का काम किया जाता है। नाइलोन एक सीट होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर आपको पूछे तो एलेक जेफरीज याद रखना, और भारत में इसके पिता कौन है, प्रोफेसर लालजी सिंह है। फिर आपको मैंने बताया कि साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमोलिन पूछेगा क्या है, कृत्रिम इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन है। पहले इंसुलिन है जो सुअर को मार के फिर निकाला जाता था, तो आपको पता है कि 10-20 गोली बनाने के लिए एक सुअर को मार दिया जाता था, तो कितना सही बात नहीं है। इसके बाद में 1983 में रिवोल्यूशन क्रांति आई, अमेरिका की कंपनी एली लिली ने कृत्रिम इंसुलिन बनाने का काम शुरू कर दिया, जो कि बायोटेक्नोलॉजी से संभव हुआ।
इसके बाद में आपको देखना है जीन थेरेपी, जो कि मैं डिजीज़ वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि असल में जीन थेरेपी होती कैसे है। अब अपन देखने वाले इसमें अगला कि एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के क्या यूज है। तो आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा, बीटी राइस का नाम सुना होगा, बीटी मस्टर्ड का जीए मस्टर्ड का नाम सुना होगा, आपने बीटी बैंगन का नाम सुना होगा, आपने आलू का नाम सुना होगा, टमाटर का नाम सुना होगा, सोयाबीन का नाम सुना होगा। ये सारे बीटी है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताऊं कि अपन को तो वही जानवरों पे कारस्तानी करनी है। तो ये मैंने कपास का एक पौधा लगाया यहाँ पे, कपास, बहुत ध्यान से इसको एक बार और समझ लेना। थोड़ा सा टफ टॉपिक है पर मैंने इसको थोड़ा आसान करने का प्रयास किया। ये कपास का पौधा है, इस पर बहुत सारे कीट बैठते हैं और इसको पूरा खा जाते हैं, तो कपास की फसल ही चौपट हो जाती है। कोई ऐसा बैक्टीरिया ढूंढो आप, जीवाणु, जो कि खुद जहरीला हो, मतलब इसमें जहर हो, जहर इस बैक्टीरिया में। तो इस बैक्टीरिया में जहर के लिए कोई जीन उत्तरदायी होगा, कोई न कोई ऐसा जीन होगा जो इस जहर के लिए उत्तरदायी है। उस जीन को निकाल, नहीं समझे, मैं कह रहा हूं कि कपास का एक बीज है, इस बीज में जहर डाल दो ताकि ये खाए तो ये मर जाए, इसलिए इसका नुकसान नहीं हो। अब वो जहर डाले कहां से, तो कहा कि इसके लिए कोई बैक्टीरिया ढूंढ दो, और बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थूरियोजेनेसिस। जेनेसिस, शॉर्ट में क्या हुआ, बी और टी, इसलिए फसलों का नाम है बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। बेसिलस थूरियोजेनेसिस एक बैक्टीरिया, जीवाणु है, और इसमें एक जीन है, एक जीन जो कि क्राई प्रोटीन बनाता है। यह प्रोटीन बनाता है क्राई, और यह प्रोटीन जहरीली है। इस जीन को उठाया यहां से अपन ने, और उसी प्रोसेस से पहले काटा ले जाए लाके यहाँ पे चिपका दिया, और आपने कपास के बीज में इस वाले जीन को डाल दिया। अब जो कपास का पौधा उगेगा उसमें क्राई प्रोटीन भी होगा, तो जैसे ही कोई कीट आएगा इसको खाएगा, वो कीट मर जाएगा क्योंकि तो जहरीला हो गया। इसलिए बीटी जो फसलें हैं वो बहुत एक क्रांति की तरह आई। क्यों? क्योंकि बीटी फसलें हैं वो कीट रोधी हो गई, अब उनको कीट खाएंगे ही नहीं, और कपास की पैदावार बढ़ जाएगी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे बीटी के बारे में, कृषि के क्षेत्र में बीटी, मैं लिखवा देता हूं उसको डिटेल से। आपको तो जो समझना है उसको रट लो कि साहब बीटी का नाम बताया था, जीवाणु का नाम पूछे तो बेसिलस थूरियोजेनेसिस है, तो बीटी, बीटी फसलें, बीटी का नाम क्या है, बेसिलस, बीटी क्रॉप्स, बीटी फसलें लिखो। बेसिलस थूरियोजेनेसिस, ये नाम है बीटी का, और ये क्या है, बैक्टीरिया, जीवाणु है, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसका एक प्रोटीन है क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन याद रखो, क्राई प्रोटीन। इस क्राई प्रोटीन को के वाले जीन को यहां से हटाया, काटा टुकड़ा, वहां पे जोड़ दिया और बीटी फसलें तैयार कर ली। अब ये जो बीटी फसलें तैयार होंगी किसके रोधी होंगी, कीट रोधी। कीट नहीं खाएंगे, कीट खाएंगे तो मर जाएंगे, कीट रोधी खाएंगे तो भी एक आध पत्ता खाएंगे फिर वो मर जाएंगे। तो ये कीट रोधी फसलें वो तैयार कर ली गई। एक बात हो गई है। IAC, क्राई IAC पर आप क्राई प्रोटीन याद रख लेंगे। क्या पूछेगा, बोले बेसिलस में क्या, बीटी का क्या मतलब, बोले बेसिलस थूरियोजेनेसिस है, क्या एक बैक्टीरिया है जिसमें क्या मिलता है, जहर मिलता है। वो जहर कहाँ पे डाल देंगे, कपास के पौधे में डाल देंगे, तो उसको कोई खाएगा तो मर जाएगा। तो आपसे ऊपर से कुछ छिड़कने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप इस बीज में ही वो
क्वालिटी विकसित हो गई है। दूसरी बात, बीटी के बाद में ये बीटी कॉटन की बात, आप बीटी कॉटन लिख लो यहाँ पे, बीटी कपास, बीटी कॉटन, बीटी कपास। दूसरा इंटरेस्टिंग है गोल्डन राइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन राइस, ये परीक्षा में आ चुका आरएस में। देखो गोल्डन राइस है, इसका मतलब ये चावल तो है ही, और इस चावल में किसका मिश्रण है? गाजर का। और गाजर में क्या होती है? कैरोटीन होती है, कैरोटीन, जो कि विटामिन ए के लिए उत्तरदायी है। तो चावल प्लस गाजर क्या बन गया? गोल्डन राइस बन गया। अब पूछेगा कि गोल्डन राइस में क्या क्वालिटी है? आप कहना इसमें विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन ए का स्रोत भी है ये किससे संभव हुआ? बायोटेक्नोलॉजी से संभव हुआ है। बात समझ में आ गई? ठीक, तो क्या बताया? बीटी का मतलब बेसिलस थूरियोजेनेसिस है, क्राई प्रोटीन, ये खाएगा मर जाएगा। इधर गोल्डन राइस। अब लिखो फ्लेवर सेवर, फ्लेवर सेवर, या टमाटर। आपको पता है कि थोड़े टमाटर लाएंगे, थोड़े दिन में इसके जो लाइकोपीन की वजह से बाहर की जो इसकी दीवार है टमाटर, वो लिपलिपा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये टमाटर बहुत बड़ा होगा, ऐसे फुटबॉल के जितना टमाटर हो जाएगा, और आपकी लात की मारोगी तो भी वो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि टमाटर का बाहर का जो उसका आवरण है, उसकी स्किन है, वो लपलपी, और इसका मतलब कोई जीन उसके लिए उत्तरदायी है। उसमें खरबूजे वाला जीन उठा के उसकी बाहर वाली दीवार लगा दो तो वो टमाटर है वो फुटबॉल की तरह हो जाएगा। टमाटर को आप लात की मारोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो खराब ही नहीं होगा। तो ये टमाटर हो गया। इसके बाद में आपको पता है कि साहब बीटी ब्रिंजल भी बना, बीटी बैंगन। अभी लिखवाते, फ्लेवर सेवर लिख लिया, गोल्डन राइस लिख लिया। एक और लिख सकते हैं आप कि जो तंबाकू होता है, तंबाकू, अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिखा दूंगा। जीएम मस्टर्ड लिख लो पहले आप, फ्लेवर सेवर। अब लिखो जीएम मस्टर्ड, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी प्रोफेसर ने जीएम मस्टर्ड बनाई। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, और ये DMH11 के नाम से प्रसिद्ध हुई। DMH11 ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक, इसके बाद में एक एग्जाम्पल लिखो तंबाकू का। देखो तंबाकू का जो पौधा होता है, उस तंबाकू का जो प्लांट होता है, उसमें नेमेटोड्स की वजह से गांठें पड़ जाती हैं, और वो उसको सूत्रकृमि, और उसको बढ़ने नहीं देते हैं। तो RNAi, आई फॉर इंटरफ्रेंस, तो एक लाइन लिख लो RNAi, तंबाकू, नेमेटोड्स। RNAi प्रोसेस के द्वारा तंबाकू में जो नेमेटोड्स होते हैं, सूत्रकृमि होते हैं, जो मेलोइडिजीन, अब ये नाम थोड़ा सा इसको मिस कर रहा हूँ, इसको मैं आपको गूगल करके बताऊंगा। मैं मेलोइडिजीन कुछ इस प्रकार का नाम है, और इनकोग्निसिया कुछ इस प्रकार का नाम है, मेलोइडिजीन इनकोग्निसिया। इसकी वजह से नेमेटोड्स बनते हैं, और RNAi के द्वारा इस तंबाकू के नेमेटोड्स हटाए जा सकते हैं। मुझे पता आपके लिए पूरा खिचड़ी हो गया है, पर कोई बात नहीं। अब जो 5 लाइनें बताऊँ परीक्षा के लिए पढ़ के चले जाना आप। एक तो इधर देखो, ये रामायण नहीं पढ़ के जानी है, कोई काम की नहीं है परीक्षा के लिए, इसको क्रॉस मार लो। शॉर्ट नोट्स बनाने अब आपको, ये गोल्डन राइस मोस्ट लगा लो, और कहना कि इसमें विटामिन पाया जाता है। बस ये परीक्षा में ऑप्शन देगा, इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन। एक लाइन ये लिख के आनी है, मतलब फ्लेवर सेवर क्या बोले, एक टमाटर है, और कोई काम का नहीं है, एक लाइन काम की है। बीटी का मतलब बेसिलस थूरियोजेनेसिस होता है, ये लाइन काम की है, बस हो गया। इसका मतलब आपको केवल 4-5 लाइन पढ़नी है। बीटी का मतलब बेसिलस थूरियोजेनेसिस होता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है,
और इसके अलावा आपको वो प्रोसेस है वो याद करके चले जाना है। बहुत टफ था, आसान कर लिया। कल डिफेंस और स्पेस जो कि बहुत आसान है, मज़ा आएगा आपको मिसाइलों के बारे में जानने में, वो कल पढ़ने वाले कल की क्लास में। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय।